गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सुनिएगा, जैसे आप घर से जब निकलते हो कहीं जाने के लिए तो पूरा रास्ता आपके दिमाग में माइंड में सेट होता है और उसी रास्ते के हिसाब से आप चलते हुए सही जगह पर पहुंच जाते हो। वैसे ही जैसे इस समय आपका जीडी का पेपर है, नवंबर में होगा और अक्टूबर में होगा यूपीएसआई का पेपर। सिंपल सी बात है, आप इस समय जुटे होंगे और प्रैक्टिस सेट बराबर कर रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट में भी अच्छा नंबर नहीं उठ रहा होगा। क्योंकि आपको सही तरीके से ये नहीं पता है कि किन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ना है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। हालांकि बार बार प्रैक्टिस सेट करने से ये पता चल जाता है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इतिहास से आपको किन किन टॉपिकों पे मुख्यतः फोकस करके इतिहास के कौन से टॉपिक को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, और उनको अगर आप तैयार कर लिए, एक बार भी मेरे कहे अनुसार अगर आप तैयार कर लिए, तो आप दोबारा जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे देखेंगे आपके नंबर में काफ़ी सुधार हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पास लूसेंट हो या फिर कोई भी सामान्य ज्ञान की बुक हो, कोई भी बुक हो, आप उसको खोलकर सामने रखिए और जैसे मैं कहते चल रहा हूँ उन टॉपिकों को आप पेन ले लीजिए और उन पर टिक लगाइए। अगर वास्तव में आपको तैयारी करनी है और अच्छा नंबर हिस्ट्री से लाना है, मैं अलग अलग जीएस के टॉपिक पर आऊँगा। आज हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो आप पहले किताब खोलिए और एक पेन लीजिए। जिन जिन टॉपिकों को मैं बता रहा हूँ उन टॉपिकों पर टिक करिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपका काम है कि अब अगला प्रैक्टिस सेट हल करने से पहले या फिर कुछ भी करने से पहले उन टॉपिकों को पूरे इतिहास से एक बार सरसरी निगाह से ही सही, विधिवत ना पढ़ें, सरसरी निगाह से ही सही पढ़ डालिए। फिर देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले जब आप अपना लूसेंट या फिर कोई सामान्य ज्ञान की बुक जो आप लिए हो जिसमें सभी जीएस है, शुरू से इतिहास ही दिया रहता है, तो उसमें खोलेंगे तो आपको प्राग ऐतिहासिक काल मिलेगा। इसको आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कि अभी मैं जिन पे आप इसको पढ़ सकते हो, आपका मैटर है, लेकिन अभी मैं जिनको बता रहा हूँ, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पहले आप उन पर टिक करिए और उनको पढ़िए। ताम्रपाषाण काल से आपको मतलब नहीं है, आपको सिंधु सभ्यता पढ़नी है। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़ने हैं कि किस स्थल की खुदाई किसने करवाई थी, कब करवाई थी और वहाँ से क्या मिला था। आपके लूसेंट में या फिर कोई सामान्य ज्ञान की बुक होगी, वहाँ पर ऐसे ही पैराग्राफ करके सारणी बनाकर दिया गया होगा। इसको आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरी बात, ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन कैसे था, आपको इसको नहीं पढ़ना है। केवल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, जो प्रमुख स्थल थे उसको और उसकी खुदाई कौन करवाया था, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। आप अगर लूसेंट खोले होंगे तो आपको मिल गया होगा, आप उसको टिक कर लीजिएगा। आर्थिक जीवन से आपको मतलब नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। शिल्पकला उद्योग नहीं पढ़ना है। सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन ये नहीं पढ़ना है। धार्मिक जीवन नहीं पढ़ना है। सिंधु सभ्यता का पतन, मतलब सिंधु सभ्यता में लास्ट वाला टॉपिक, मतलब जब आप हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता शुरू के टॉपिक में पाएंगे तो उसका जो लास्ट में समरी दिया है वो पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, वो पढ़ना है। और उनका जो सभ्यता का प्रमुख स्थल था ये वाला, उसको आपको पढ़ना है। आपको जब शुरू में खोलेंगे तो सबसे पहले आपके किताब में वेद से ही शुरुआत होती है। इतिहास में जब शुरुआत होती है तो वेद से होती है, तो आपको वैदिक सभ्यता तो पढ़ना ही पढ़ना है। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले तो आपको चारों वेद पढ़ना है। मतलब चारों वेद कौन कौन से हैं, सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है और किस वेद में क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को फोकस करके पढ़ना है। उसके अलावा आपको वेदांग मिलेंगे, उसके अलावा आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ये सब आते हैं। उसके अलावा आपको पुराण मिलेंगे, पुराणों को भी आपको पढ़ना है। कल्पसूत्र मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। आपको ये वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आपके किताब के पहले या दूसरे पेज पर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। उनको टिक करिए, उनको पढ़िए। उसके बाद आपको जैन धर्म तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैन धर्म को पूरा डिटेल पढ़ना है। उसमें खास करके आपको महावीर स्वामी को, दरअसल आपकी बुक में महावीर स्वामी का ही जीवन परिचय दिया होगा, उनका जीवन परिचय पढ़ना है। जैन संगीतियाँ 2 हुई थी, आपको उनको ढूंढ के पढ़ना है। और महावीर स्वामी ने जो एक ब्रह्मचर्य जोड़ा था अलग से, उसको आपको पढ़ना है। और जैन धर्म की क्या विशेषता है, मतलब पूरा जैन धर्म का टॉपिक जो आपके किताब में दिया है उसको पढ़ना है। बौद्ध धर्म को भी आपको पढ़ना है, पूरा गौतम बुद्ध का जीवन पढ़ना है। उसके बाद कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई, किन किन राजाओं ने करवाई, ये आपको पढ़ना है। और कौन कौन से राजवंश थे जो बौद्ध धर्म को बड़े स्तर पर फैलाए थे, आपको ये भी पढ़ना है। गौतम बुद्ध कहाँ कहाँ रहे थे, क्या क्या किए थे,
ये भी आपको पढ़ना है, और कौन कौन से ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये आपको ढूंढ के पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। एक धर्म और छूट रहा है जो यहाँ की नहीं दिया है, आपको इस्लाम धर्म भी देखना पड़ेगा। हज़रत मोहम्मद साहब ने इसको 6वीं शताब्दी में शुरू किया था, तो इस्लाम धर्म भी वहीं बौद्ध धर्म के आगे आपको इस्लाम धर्म मिल जाएगा, उसको देखिएगा। और आपको शैव धर्म और वैष्णव धर्म भी मिलेगा, उसमें नयनार संतों के बारे में दिया है और अलवार संतों के बारे में दिया, थोड़ा सा उनको देख लीजिएगा, बहुत वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन आता है, इसको आप जानते रहिएगा। बौद्ध धर्म के समय ही जब बौद्ध धर्म प्रचलन में था, तो उस समय बहुत सारे छोटे छोटे महाजनपद आ रहे थे, उनमें से 16 महाजनपद आए, उनमें से एक मगध था। तो आपको ये सब नहीं पढ़ना है, मगध साम्राज्य 16 महाजनपद नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है मौर्य साम्राज्य, क्योंकि मगध में एक बड़े स्तर पर एक साम्राज्य आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आपको पढ़ना है। मौर्योत्तर कालीन कुछ वंश हैं, मतलब मौर्य साम्राज्य जहाँ खत्म होता है उसके बाद छोटे छोटे 2-3 वंश हैं, आपके लूसेंट में मिल जाएगा। जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म होगा, मौर्य वंश जैसे खत्म होगा, 2-3 छोटे छोटे वंश मिल जाएंगे, उन वंशों को भी एक लाइन देख लेना। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन मौर्य साम्राज्य जरूर पढ़िएगा। उसके बाद मौर्य प्रशासन और शिलालेख जो अशोक चलाए थे उसको आपको पढ़ना है। मौर्यों के बाद आपको गुप्त काल, मतलब गुप्त वंश आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो आप मौर्य वंश पढ़ोगे, मौर्य वंश में आपको खासा फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस करना है अशोक के ऊपर फोकस करना है। अशोक को आप खोलिएगा, अशोक के बारे में पढ़िएगा, अशोक का पूरा कर्तव्य मतलब क्या क्या उन्होंने किया था, कितने शिलालेख, कितने स्तंभ लेख छपवाए थे, ये तमाम चीज़ें आप अशोक ने किससे शादी की थी, अशोक के बेटे का क्या नाम था, अशोक ने कहाँ कहाँ धर्म प्रचार करवाया, ये तमाम चीज़ें आपको अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त काल में आएंगे तो गुप्त वंश तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन खास उसमें आपको जोर देना है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय पर खास जोर देना है, और समुद्रगुप्त, ये 2 शासक गुप्त काल के, आपको इनको अंदर से जाकर उनको पढ़ना है, और टोटल गुप्त वंश पढ़ना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन रहता था, ये भी आपको आपके सामान्य ज्ञान के बुक में ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर मिल जाएंगी। आपको इसको पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक वंश मिलेगा, उस वंश का नाम है पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का इसको स्थापित किए थे। उस समय उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में था। विजयनगर साम्राज्य को पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, याद नहीं करना है, केवल पढ़ना है, एक लाइन पढ़ना है। उसके बाद देखिए, जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ एक बार पढ़िएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिएगा, देखिए कितना नंबर में सुधार होता है। लूसेंट में खोजिएगा, विजयनगर साम्राज्य आपको जरूर मिलेगा। कोई भी सामान्य ज्ञान की बुक होगी, वहाँ विजयनगर साम्राज्य जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसको जरूर। उस समय दक्षिण भारत में बहुत सारे राजवंश थे, उसमें चेर वंश था, चेर वंश आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। चालुक्य भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको पल्लव पढ़ना है, पल्लव वंश ढूंढ के उस पर टिक करिए। और आपको राष्ट्रकूट वंश पढ़ना है, और आपको चोल साम्राज्य पढ़ना है, मतलब चोल वंश पढ़ना है। ये तीनों तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और खासकर चोल और राष्ट्रकूट पे विशेष फोकस करना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर चोल और राष्ट्रकूट में भी जाएंगे तो आपको राष्ट्रकूट पर विशेष फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। और एक वंश और आपको मिलेगा, पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। आपको किताब में, आपके सामान्य ज्ञान के बुक में ढूंढना है पाल वंश कहाँ है, उस पर भी टिक करिए, उस वंश को पढ़ना है। आपको दूसरी किताब नहीं ढूंढनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लूसेंट में मिल जाएगी, या फिर कोई भी सामान्य ज्ञान का बुक होगा उसमें मिल जाएगी। आपको वहीं से केवल पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ एक बार इसको पढ़ के उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। अब मध्यकालीन इतिहास में अगर हम आएंगे तो चौहानों के साथ साथ आपको मोहम्मद गोरी, मैं नाम बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं दिया है तो आपको आपके लूसेंट में दिया होगा, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम, ये 3 नाम आपको मध्यकालीन इतिहास जहाँ से शुरू होगा वहीं से ये 3 नाम आपको मिल जाएंगे। गोरी मिलेगा आपको, मोहम्मद बिन कासिम मिलेगा, महमूद गजनवी। तो ये तीनों को आपको पढ़ना है, इनको तीनों के बारे में पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल एक बार पढ़ना है। उसके बाद चौहान में आएंगे तो आपको पृथ्वीराज चौहान को पढ़ना है। पृथ्वीराज चौहान मिलेगा, गोरी के समकालीन था, जानते रहेगा, उसको आपको पढ़ना है। इधर दिल्ली सल्तनत का परिचय, इससे मतलब नहीं है, आपको गुलाम वंश पढ़ना है। मतलब कि जब आप दिल्ली सल्तनत में आएंगे सबसे पहला वंश मिलता है गुलाम वंश, आपको गुलाम वंश पढ़ना है। खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इनके अंदर से आपको क्या पढ़ना है। सैयद वंश भी पढ़ना है, लोधी वंश पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इसी क्रम में ये वंश था। कभी कभी इनका क्रम ही पूछ लेता है कि ये इनका क्रम किस मतलब कि कैसे ये स्थापित हुए थे। सबसे पहले गुलाम वंश स्थापित हुआ था, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक आया, उसके बाद सैयद आया, उसके बाद लोधी आती। ये तो क्रम तो आपको याद ही रखना है। दूसरी बात, गुलाम वंश में अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको 2 शासक मुख्यतः पढ़ना है।
गुलाम वंश तो मैं बता रहा हूँ पूरा पढ़ना है, लेकिन इसमें 2 शासकों के ऊपर फोकस करना है। एक है इल्तुतमिश और दूसरा है बलबन। आपको इसी के अंदर मिलेगा बलबन, गुलाम वंश के अंदर बलबन और इल्तुतमिश, उस पर टिक करिएगा, उसको पढ़िएगा। आप खिलजी के अंदर, खिलजी जब पढ़ने जाएंगे तो खिलजी में आपको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना है, उसके कार्य पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इल्तुतमिश और बलबन को पढ़ना था। रजिया को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, और पूरा तो गुलाम वंश वैसे पढ़ना है, लेकिन इन पर फोकस ज़्यादा करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और खिलजी में आपको अलाउद्दीन खिलजी मुख्यतः पढ़ना है। तुगलक वंश में अगर आप जाओगे तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक को विशेष ध्यान देना है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो कार्य हैं वही आपको विशेषतः पढ़ना है। बाकी पूरा तुगलक वंश तो एक बार पढ़ना है सरसरी निगाह में। जिसको मैं नाम बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा विशेष करके आपको देखना है। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश में मिलेगा वो। सैयद वंश विशेष फोकस नहीं करना है, यहाँ सैयद वंश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, ना के बराबर पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं किसके बाद आता है, तो केवल इतना जानते रहो कि ये तुगलक के बाद सैयद आते हैं। 1414 से 1451 इनका समय था, बस इनसे ज़्यादा क्वेश्चन सैयद वंश से नहीं आता। लेकिन लोधी वंश इंपॉर्टेंट है, लोधी वंश आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लोधी वंश पूरा पढ़ना है, और ख़ास करके आपको लोधी वंश में इब्राहिम लोधी को पढ़ना है। इब्राहिम लोधी को जरूर पढ़िएगा। उसने क्या क्या स्थापित किया था, कब तक शासन किया था, इब्राहिम लोधी को जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ सुनिएगा ध्यान से। सल्तनत काल को ख़त्म किया, मतलब लोधी वंश को ख़त्म करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। 1526 से 1707 तक मुख्यतः मुगल वंश था, उसके बाद मुगल वंश का पतन होने लगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है। पहली बात तो जानते रहेगा, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर के बाद हुमायूं शासक बनता है, उसी बीच शेरशाह सूरी भी आता है। शेरशाह सूरी मुगल वंश से नहीं है, जानते रहेगा, लेकिन शेरशाह सूरी को भी आपको पढ़ना है। मुगल वंश जैसे सल्तनत काल खत्म होगा वैसे मुगल वंश मिलेगा आपकी किताब में। आपको हुमायूं, बाबर मिलेगा, हुमायूं मिलेगा, शेरशाह सूरी मिलेगा, अकबर मिलेगा, जहांगीर मिलेगा, शाहजहां मिलेगा, औरंगजेब मिलेगा। इसमें से आपको शाहजहां के कार्यकाल, अकबर के समय के जो कार्य हुए हैं ये, और जहांगीर, खास करके औरंगजेब, ये 2-3 शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है। और खासकर आपको बाबर का पढ़ना है। पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसको आपको पढ़ना है, जो कि पहला पानीपत का युद्ध बाबर के समय में हुआ था, दूसरा अकबर के समय में हुआ था। तो ये दोनों पानीपत का युद्ध आपको पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है शाहजहां के द्वारा स्थापित किए गए जो स्थान थे, जैसे कि उसने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, तो क्या क्या बनवाया, मुगलों से क्या क्या बना है, यही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप एक बार सरसरी निगाह में देख लीजिएगा। दूसरी बात, आपको पूरा मुगल वंश एक तरफ से एक तरफ रटना नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से नहीं आता है। केवल आप हुमायूं का शासनकाल जानते रहिएगा, अकबर का शासनकाल जानते रहिएगा, जहांगीर का शासनकाल जानते रहिएगा, शाहजहां का शासनकाल और औरंगजेब का शासनकाल जानते रहिएगा। दूसरी बात, जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को मरवाया था ये आप पता करिए। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को मरवाया था ये पता करिए। औरंगजेब ने कौन सी इमारतें बनवाई थी, शाहजहां ने कौन सी इमारतें बनवाई थी, जहांगीर ने तो कोई इमारती विशेष नहीं बनवाया था, अकबर ने क्या बनवाया था, बुलंद जैसे फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना है, तो ये मुगल वंश में मिल जाएगा। कुछ चीज़ें जो मुगलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये मामूली फैक्ट है, जानते रहेगा, लेकिन इनका सभी शासकों का सन पता होना चाहिए। और एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया, वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था और दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। तो आप जब शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध पढ़ेंगे तो आपको बिलग्राम का और कन्नौज का युद्ध मिलेगा, उसको 1539 का समय था, ढूंढ के पढ़िएगा, इसको पूछा जाता है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए सही रणनीति बहुत ज़रूरी है, और अभी भी आप सही रणनीति बनाएंगे तो मेरा दावा है कि आप बेस्ट रिजल्ट ला सकते हो, अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और अभी शुरुआत कर लोगे तो बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि आने वाली वैकेंसियों में फिर इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि वो वैकेंसी क्लियर होने में 10 साल लग जाता है। इसलिए अभी सिलेक्शन लेने की भरपूर कोशिश करें। तो अभी आप जब इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो आपको सिखों के गुरु मिलेंगे। 10 धर्मगुरु हुए थे, आपको 10 के बारे में पढ़ना है। मोटा मोटा फैक्ट दिया होगा आपके, देखो जो आपका लूसेंट है या फिर कोई सामान्य ज्ञान है, वास्तव में वो समरी है, मतलब वो रिवीजन है। और छोटे एग्जामों के लिए एक प्रकार से बेस्ट नोट्स होता है, वो बड़े एग्जामों के लिए रिवीजन होता है और छोटे एग्जामों के लिए वो बेस्ट नोट्स होता है। तो आपको 10 धर्मगुरुओं की विशेषता ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 लाइन में एक धर्मगुरु के बारे में दिया होगा, वो कब थे उनको आप याद कर लीजिएगा, ज़रूर याद करिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और
सिख साम्राज्य से बहुत क्वेश्चन नहीं आता, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कभी कभी आ जाता है, तो रणजीत सिंह को आप अलग से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सभी धर्मगुरुओं को जरूर पढ़ लीजिएगा। और आंग्ल सिख युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, नाम मात्र का क्वेश्चन आता है, इस पर फोकस नहीं करना है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको सिखों के जो 10 धर्मगुरु हुए थे और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में किस मिसल से संबंधित थे, क्योंकि उन मिसलों से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इसको। इधर आते हैं, मराठा तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, मराठा तो छोड़ना ही नहीं, पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ना है। उनके जो अधिकारी थे और उनके जो पेशवा थे, इनके बारे में पढ़ना है। मराठा साम्राज्य पूरा पढ़ना है, मतलब लूसेंट में मराठा से लेकर जितनी भी चीज़ें दी हैं सबको पढ़ना है, मराठा से कुछ नहीं छोड़ना। खासकर शिवाजी या फिर ताराबाई थी, उनका बेटा था, तो ये सब मतलब मराठा साम्राज्य में शुरू का ही पढ़ना है। उसके बाद आपको बाजीराव मिलेंगे, बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव और बाजीराव द्वितीय, ये तमाम चीज़ें आपको मराठा साम्राज्य पूरा पढ़ना है। एक सरसरी निगाह में कहानी की तरह समझते हुए पढ़ डालिएगा, छोड़िएगा मत मराठा साम्राज्य। मराठा से क्वेश्चन आता है और ख़ास करके आता है शिवाजी से। कुछ भी ना पूछेगा, शिवाजी से ज़रूर पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। या फिर अष्टप्रधान, मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान रहते थे, ये पूछता है, तो उनके अष्टप्रधान में कौन कौन से मंत्री थे, उनका काम क्या था, वो पढ़ लीजिएगा। पूरा मराठा साम्राज्य अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको काम क्या करना है कि आपको पेशवा बाजीराव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मराठा साम्राज्य में जो अष्टप्रधान थे, उन अष्टप्रधान को पढ़ना है, उनका काम क्या था वो पढ़ना है। और ख़ास करके शिवाजी और ताराबाई आपको आगे मिल जाएंगी, ताराबाई, ये दोनों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी पूरा मराठा साम्राज्य अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़िए, बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन शिवाजी को तो ज़रूर पढ़िएगा। आगे आते हैं, आपको हैदर अली को पढ़ना है। मैसूर मतलब कर्नाटक में मैसूर युद्ध होता है अंग्रेज़ों से और हैदर अली से, ये आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक पन्ने में होगा इनकी कहानी, पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत। 1-2 बार पढ़ेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, फ्री का नंबर नहीं मिलता है, मेहनत करने पे नंबर मिलता है। अब आधुनिक इतिहास में आते हैं, तो आपको आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मतलब किस किस क्रम में कंपनियां आई, किस किस क्रम में कंपनियां आई। क्रम याद करने का एक तरीका है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक फार्मूला है PD AD F, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, इसी क्रम में अंग्रेजी कंपनियां आई थी। तो ये तो यहीं से याद हो जाएगा। पहला टॉपिक तो मैंने आपको कंप्लीट ही करवा दिया। मैं ये सारे टॉपिक वैसे भी कंप्लीट करवाऊंगा, पहले आपको पता तो हो जाए आपको इतिहास में पढ़ना क्या है, और थोड़ा सा यहाँ जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी जानकारी वैसे भी मिल जाएगी। कर्नाटक युद्ध आप देख लीजिएगा, वैसे बहुत विशेष नहीं है। बंगाल का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लासी का युद्ध आपको पढ़ना है, प्लासी का युद्ध आपको मिल जाएगा, बंगाल में ही मिल जाएगा, और ये स्थिति नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको बक्सर का युद्ध तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको बक्सर का युद्ध पढ़ना है। और वेलजली की जो सहायक संत, उसके बारे में नहीं पढ़ना है आपको। लॉर्ड वेलजली के बारे में, गवर्नर जनरल था, उसके बारे में पढ़ना है, तो आप उसको गवर्नर जनरल को पढ़ लीजिएगा। आप लॉर्ड डलहौजी को पढ़ लीजिएगा, और उसने अपने हड़प नीति से किन किन राज्यों को मिलाया था, उसके मतलब जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल को खोलोगे तो आपको मिल जाएगा कि उसने किस किस को। आप गवर्नर जनरल वाला पद, मतलब आधुनिक भारत में आके गवर्नर जनरल का अलग से क्रम दिया होगा आपके लूसेंट में, उसको खोलिएगा। अब उसमें आपको किसको किसको टिक करना है मैं आपको बताता हूँ। मोटे मोटे गवर्नर जनरल, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप गवर्नर जनरल खोलिए, आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल खोलिए, और मैं बता रहा हूँ आपको किसको किसको पढ़ना है। आपको पढ़ना है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को पढ़ना है, उस पर टिक करिए। उसके बाद आपको पढ़ना है लॉर्ड वेलेजली को पढ़ना है, उसको उस पर टिक करिए। उसके बाद आपको पढ़ना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पढ़ना है, उस पर टिक करिए। उसके बाद आपको पढ़ना है लॉर्ड डलहौजी को पढ़ना है, उस पर टिक करिए, मिल जाएगा आगे आपको। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को पढ़ना है, उस पर टिक करिए। उसके बाद आपको लॉर्ड लिटन पे टिक करिए, उसको पढ़ना है। लॉर्ड रिपन पर पढ़ना है। लॉर्ड मेयो जस्ट पीछे मिलेगा, लिटन के जस्ट पीछे मेयो है, मेयो को पढ़ना है। उसके बाद आपको लॉर्ड कर्जन को पढ़ना है। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, मतलब लॉर्ड मार्ले मिंटो को पढ़ना है। उसके बाद चेम्सफोर्ड को पढ़ना है। उसके बाद आपको इधर के इरविन को पढ़ना है, लिनलिथगो को पढ़ना है, वेवेल को पढ़ना है, माउंटबेटन को पढ़ना है। मतलब कि आपको ये टोटल पूरे भारत के इतिहास में जो आपको 8-10 नाम हम गिनवाए हैं, ये गवर्नर जनरल को आप अपने कॉपी में खोलिएगा और उनको पढ़ लीजिएगा। ढेर सारा इतिहास वहीं से क्लियर हो जाएगा। 1857 क्रांति आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं छोड़ना है इसे। कहाँ से शुरुआत होती है, किसने शुरुआत की, ये पढ़ना है। उसके बाद किस तारीख को शुरुआत हुई, ये पढ़ना है, और बहुत डिटेल इसमें नहीं पढ़ना है। उस क्रांति का कारण क्या था, ये चर्बी युक्त कारतूस था, आप जानते होंगे, ये आपको पढ़ना है। मतलब आपके लूसेंट में 1857 क्रांति के बारे में जो दिया है, एक बार कहानी की तरह पढ़ना है। नील आंदोलन, चंपारण आंदोलन,
ये आपको पढ़ना है। ये तो मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था 1905 से लेकर 1947 तक का भारत का इतिहास, एक पिछला वीडियो अपलोड किया था मैंने, वही आप देख लेंगे तो ये वाली सारी चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। बाकी तमाम ये इधर के टॉपिक वहीं से मिल जाएंगे जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और उसी के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में भी मैंने अपलोड किया है। केवल आपके खास करके आपको दिमाग में रख के ये किया गया है ताकि आपके पेपर में बेहतर नंबर उठ सकें। अब सुनिएगा, यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने आई तो उस पर अपने शासन को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन के राजा एक्ट भेजते थे। तो वो बहुत सारे एक्ट भेजे थे, तो उसमें कौन कौन से एक्ट हैं, आपको संविधान जहाँ से आपका शुरू होगा, आपके लूसेंट में या फिर सामान्य ज्ञान की बुक में जब संविधान जहाँ से आपका शुरू होगा वो वाला टॉपिक खोलिए, वहाँ पर आपको पहले से ही एक्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको 1773 का एक्ट मिलेगा। इस एक्ट को आपको पढ़ना है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था ये पढ़ना पड़ेगा। पिट्स इंडिया एक्ट ना भी पढ़ेंगे, जस्ट आगे ही मिल जाएगा, उसी में ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको पढ़ना है 1813 का एक्ट पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको 1833 का एक्ट पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, 1773 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 3 एक्ट यहाँ मैं बता रहा हूँ, इनको आपको खोल के पढ़ना है किताब से। इसके बाद 1853 का एक्ट आता है, इसका नहीं पढ़ना है। 1858 का एक्ट नहीं पढ़ना है। 1861 वाला एक्ट थोड़ा सा पढ़ना है। आपको 1892 का एक्ट भी देखना है, लेकिन इधर के सारे एक्ट आपको देखने हैं। ये जो दिया है 1909 का एक्ट आपको देखना ही देखना है, पढ़ना है। उसमें क्या नियम था, पृथक निर्वाचन था। आपको पिछले वीडियो में जो भारत का इतिहास 1905 से 1947 मैंने बताया, उसमें 1909 का अधिनियम बताया था। 1919 वाला एक्ट भी आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ये तो आपको उसी में मिल जाएगा। साइमन कमीशन 1927 में आया था, इसको मैंने बता रखा है आपको। इसके अलावा आपको 1935 का एक्ट विधिवत पढ़ना है और 1947 का एक्ट पढ़ना है जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली। और दूसरी बात, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, पहला दूसरा तीसरा अधिवेशन आप देख लीजिएगा। पूरा अधिवेशन नहीं देखना है, पहला दूसरा तीसरा देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और आता है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उसको आपको लास्ट में मिल जाएगा। 1947 वाला अधिवेशन देख लीजिएगा, अध्यक्ष कौन थे वो याद हो जाएगा। और कुछ पत्र पत्रिकाएं लास्ट में दिया रहता है, जहाँ इतिहास खत्म होता है कुछ पत्र पत्रिकाएं दिया रहता है। उनमें से कुछ पत्र पत्रिकाएं मतलब गांधी जी द्वारा, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, उनकी पत्र पत्रिकाएं आप याद कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, तिलक का, एनी बेसेंट का, राजेंद्र प्रसाद का, ये कुछ मुख्य लोग हैं। इनकी आप पत्र पत्रिकाएँ जरूर याद कर लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी का। तो इन्होंने ये जो 4-5 नाम मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा आप जो पढ़ना चाहो, ये 4-5 नाम से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन्होंने कौन कौन से पत्र का प्रकाशन किया, इसको पढ़ लीजिएगा। आधुनिक इतिहास में अगर एक बार ध्यान लगाकर इन सारी चीज़ों को, आपको एक ही बार में तो नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के 2-3 घंटा लगेगा, एक घंटे करके 3 गैप बना के इसको पढ़ लेंगे तो इतिहास से ढेर सारे क्वेश्चन कवर होंगे। आपके इतिहास से गलती नहीं होगी, बेस्ट तैयारी हो जाएगी। तो जैसा मैंने बताया है, एक बार ऐसे पूरा फोकस करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे नंबर आप उठा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी इस वीडियो के जस्ट बाद आपको करंट अफेयर का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश और भारत का भी करंट अफेयर रहेगा। उसको भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।